हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल में। टैली प्राइम की आज की इस सीरीज पे हमारा जो टॉपिक है वो कुछ हमारी गलतियों पे है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने इसमें जो टॉपिक लिया है वो है कॉमन मिस्टेक्स इन टैली प्राइम। अब आपने देखे, आपने कंपनी को क्रिएट करना सीख लिया, लेजर्स बनाने सीख लिए, स्टॉक मेंटेन करना आपको आ गया, सेल परचेज लगभग हम सारा का सारा कुछ इसके अंदर कर चुके हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हम जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन्स को करने में हम कुछ चीज़ों पे गलती कर जाते हैं। तो वो गलतियां हमें फिर आगे जब हम रिपोर्ट चेक करते हैं वहां पे पता चलती है कि हमारी जो मिस्टेक्स हुई है वो कहाँ पे हुई है। और कुछ मिस्टेक्स तो ऐसी होती हैं जो आपको बहुत देर में पता चलती है, ढूंढनी पड़ती हैं कि आपने ये मिस्टेक्स कहाँ पे की है। तो ऐसी गलती आप ना करें। आज की वीडियो हमने इसी के बेस पे अपलोड की है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, जब आप टैली के अंदर काम कर रहे हैं या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं तो कहाँ पे आपने कौन सी गलती नहीं करनी है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक कुछ नहीं रहेगा, बट आपको ये समझना है कि जब आप टैली प्राइम पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जब भी कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप गलती ना करें। तो यहाँ पे जो पहला जो हमारा जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो हम कंपनी क्रिएशंस में करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे भी देखती हूँ, हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, जब हम उनको स्टार्टिंग में कंपनी क्रिएट करना सिखाते हैं तो हम प्रॉपर तरीका बताते हैं कि आप कंपनी क्रिएट करते हैं उस टाइम आप क्या क्या डिटेल यहाँ पे फिल करोगे। बट वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो खाली कंपनी का नेम देते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, ना फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, ना एड्रेस देखते हैं, ना स्टेट चेक करते हैं, और वो डायरेक्ट कंट्रोल ए से उसको क्या कर देते हैं, सेव। और यही हैबिट जब वो जॉब पे जाते हैं तो वहां पे भी कर देते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक आप क्रिएट कर मिस्टेक्स करते हैं वो है रॉन्ग कंपनी क्रिएशन, यानी कि आप कंपनी क्रिएट करते टाइम कुछ मिस्टेक्स आपकी हो सकती हैं। जैसे पहली मिस्टेक्स है, मैंने जैसे आपको बोला कि आपने डिटेल फिल नहीं किया। अब आपने कंपनी का नेम दिया, उसके नीचे ही मेलिंग एड्रेस आता है और वो एड्रेस आपने पूरा का पूरा फिल नहीं किया। स्टेट सेलेक्ट करने को बोलता है, स्टेट आपने सेलेक्ट नहीं किया। और सबसे मेन हमारा रहता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। अगर आपके सिस्टम की डेट या ईयर चेंज है तो जब आप टैली के अंदर काम करते हैं तो वही फाइनेंशियल ईयर वो मान लेता है जो सिस्टम का फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा। तो आप अगर बिना देखे फाइनेंशियल ईयर में चेंजेस नहीं करते हैं, जैसे अभी हमारा जो नया ईयर स्टार्ट हो चुका है वो ईयर है 25 एंड 26 एंड 27। तो बट अगर आपने गलती से भी 25 एंड 26 ले लिया तो आपकी जितनी भी अकाउंटिंग मेंटेन होगी वो किसके अंदर होगी, 25 एंड 26 के अंदर। जबकि हमने लेना क्या था, 26 एंड 27। तो सबसे पहला आपका आता है कि आपने रॉन्ग फाइनेंशियल ईयर नहीं डालना है। इस चीज को आपने जब कंपनी क्रिएट करेंगे तो ध्यान देना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो करंट ईयर चल रहा है वही होना चाहिए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 4 जनवरी आया, 4 जनवरी को ही सारा फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देते हैं। तो वो भी गलत है। आपको पता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होगा, वो एंड होगा। तो तब तक आपने कोई भी ईयर को चेंज नहीं करना है, जो चल रहा है टैली उसको खुद लेता है। तो आपका पहला जो मिस्टेक्स होगी वो रॉन्ग फाइनेंशियल ईयर पे होगी। सेकंड आपका आता है इनकरेक्ट कंपनी डिटेल्स, यानी कि कंपनी की आप पूरी डिटेल फिल नहीं कर रहे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो जो डिटेल आप अपनी कंपनी की फिल करेंगे कंपनी क्रिएट करते टाइम, जब आप सेल बिल अप्लाई करेंगे तो सेल बिल में वही चीजें वहां पे डिस्प्ले होंगी। तो अगर आपने एड्रेस पूरा नहीं लिया और आधा अधूरा एड्रेस ले लिया या कहीं और का एड्रेस डाल दिया तो आपके सेल बिल में भी सेम वही एड्रेस डिस्प्ले होगा। और बाद में फिर आपको क्या करना होता है, उसको करेक्ट करना होता है। तो बाद में ऐसी गलती ना हो, जब भी आप अपनी कंपनी को क्रिएट करें तो प्रॉपर तरीके से उसका एड्रेस लें। स्टेट जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि जीएसटी किसके बेस पे चार्ज होती है, स्टेट के बेस पे। वो स्टेट ही बताएगा कि आपका ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो स्टेट को सही से सेलेक्ट करें, फाइनेंशियल ईयर को सही से सेलेक्ट करें, एड्रेस प्रॉपर तरीके से। तो ये मिस्टेक्स आपकी कंपनी क्रिएशंस में नहीं होना चाहिए।
तो नेक्स्ट है आपका जीएसटी नॉट इनेबल्ड का मतलब सेकेंड आपका क्या करते हो, आप बिना देखे कंट्रोल ए प्रेस करते जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको, जब भी आप टैली प्राइम के अंदर कंपनी क्रिएट करते हैं तो जब कंपनी को आप एक्सेप्ट कराते हैं तो आपके F11 फीचर्स खुद ही एक्टिवेट होके आते हैं। और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको उसी टाइम जीएसटी वाले फीचर्स को क्या करना है, एप्लीकेबल करना है। और उसमें अपने पूरे जीएसटी की डिटेल फिल करनी होती है। अब देखिए, जैसे मैंने कंपनी क्रिएट किया और कंपनी में मैंने अपना स्टेट सेलेक्ट नहीं किया। अब मैं जब जीएसटी का वाला फीचर्स को यस करूंगी तो मेरे को पूछेगा स्टेट, और आपने वहां पे भी ध्यान नहीं दिया। जो फर्स्ट स्टेट आ रहा होगा, मैक्सिमम आप देखना अंडमान निकोबार ही आपको दिखेगा वहां पे, उस स्टेट को बाय डिफॉल्ट ले लेगा वो, क्योंकि वो फर्स्ट में है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप जीएसटी को एप्लीकेबल करें तो सबसे पहले वहां पे भी आप देखें कि आपने स्टेट कौन सा लेना है। तो कंपनी क्रिएट करते टाइम जो स्टेट लिया होगा वो ऑटो आएगा, अगर नहीं लिया है तो फिर वो अपने तरीके से लेगा। और जीएसटी के अंदर जब आप फीचर्स को इनेबल करेंगे तो जीएसटी की डिटेल उसी टाइम आपने फिल करनी है, खाली फीचर को यस करके छोड़ के नहीं आना है। फिर आप कहोगे कि मेरे वहां पे जीएसटी चार्ज नहीं हो रही है, मैं प्रॉपर तरीके से कर तो रहा हूँ बट मेरे यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो रही, ना तो वो सीजीएसटी को अप्लाई कर रहा है ना ही एसजीएसटी को अप्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्लेस ऑफ सप्लाई के में उसको क्या चाहिए होते हैं, स्टेट चाहिए होते हैं कि किस स्टेट का है और किस स्टेट को सप्लाई हो रहा है। तो जब भी आप कंपनी क्रिएट करें उसके बाद आप नेक्स्ट आप गलती ना करें, जब आप जीएसटी के फीचर्स को क्या कर रहे हैं, एप्लीकेबल कर रहे हैं। F11 फीचर्स जो जीएसटी के लिए आप एप्लीकेबल कर रहे हैं उसमें अपना जीएसटीआर नंबर, अपना टाइप, जैसे वहां पे वो पूछेगा कि रेगुलर हैं आप या कंपोजिशन हैं, आपका जीएसटी का जो भी पार्ट है। आप अगर आप रेगुलर डीलर हैं तो रेगुलर को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कंपोजिट डीलर हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम को सेलेक्ट करेंगे। उस हिसाब से आप अपना नीचे जीएसटीआर नंबर डालेंगे और उसके बाद कंपनी को प्रॉपर तरीके उस फीचर्स को क्या करेंगे, कंपनी फीचर्स को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ए से सेव करेंगे। और कुछ लोग करते हैं क्या है, पूरी डिटेल फिल करते हैं, कंट्रोल ए या एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराने के बजाय वो क्या करते हैं, स्केप प्रेस कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि हमने डिटेल फिल की थी फिर भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है आपने वहां बिना सेव किए ही आप बाहर आ चुके हो। कब? जब आप बिना कंट्रोल ए या एंटर किए वहां से स्केप की को प्रेस कर देंगे तो वो सेव डेटा नहीं होगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, फीचर्स को अच्छे से एप्लीकेबल करना है, अपनी जीएसटी की पूरी डिटेल फिल करनी है, वहां पे स्टेट लेना है और टाइप सेलेक्ट करना है और अपना जीएसटीआर नंबर सेलेक्ट करना है। अगर आपका ई वे बिल जनरेट होता है तो ई वे बिल से रिलेटेड डिटेल भी आप उसमें फिल कर सकते हैं। और अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, ऑनलाइन आपकी बिलिंग होती है, तो आपने इस फीचर्स के अंदर ही अपने ई वे बिल को भी क्या कर ई इनवॉइस और ई वे बिल को भी क्या करके आना है, एक्टिवेट करके आना है। तो ये मिस्टेक्स आपकी हो सकती है जब आप जीएसटी को एप्लीकेबल प्रॉपर तरीके से नहीं करते। तो नेक्स्ट इसमें आता है इनकरेक्ट लेजर्स क्रिएशन। अब आपने देखे, आपने लेजर्स बनाए, कंपनी क्रिएट कर लिया, प्रॉपर तरीके से कर लिया, जीएसटी का फीचर्स भी आपने अप्लाई कर लिया। अब आप लेजर्स क्रिएट कर रहे हो, तो लेजर्स क्रिएट करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो लेजर्स का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो किसी भी नाम को आप अपने तरीके से लिखने का ट्राई मत करिए, जो नेम है उस नेम से ही आप लेजर्स बनाइए। जैसे मुझे सैलरी का लेजर्स बनाना है तो मैं सैलरी ही लिखूंगी, मुझे किसी और नाम से नहीं देना है। कि हो सकता है कल परसों अगर आपसे पूछा जाए कि सैलरी क्या है तो आप भूल जाओ उसको। तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट का अकाउंट बनाया गया, वहां पे ये सारे अकाउंट को एक नाम दिया गया है। तो हर लेजर्स का एक प्रॉपर क्या होता है, नेम होता है, और हर लेजर्स के लिए हमें क्या सेलेक्ट करना होता है, ग्रुप। तो ग्रुप सबसे मेन होते हैं, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स आपकी बन के आती है वो खुद जनरेट होती है। और जनरेट कैसे होती है, आपने एंट्रीज करनी है, और एंट्रीज किसके बेस पे करनी है, लेजर्स के बेस पे, और हर लेजर्स का क्या सेलेक्ट करना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो जब आप लेजर्स बनाएंगे तो आप ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, तो वो ग्रुप आपका करेक्ट ग्रुप होना चाहिए, कोई रॉन्ग ग्रुप को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ, मैं हम लोग जब पढ़ा रहे होते हैं तो स्टेशनरी का जब हम लेजर्स बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें फिक्स असेट के अंदर ले लेते हैं। तो स्टेशनरी तो हमारा फिक्स है ही नहीं,
वो तो एक तरीके से हमारा क्या है, खर्चा है। तो आपको ये याद रखना है कि स्टेशनरी मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंदर जाएगा। और जैसे मैंने अपने फर्नीचर लिया, कोई मशीनरी ली, तो ये मेरी असेट्स है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उन असेट्स के अंदर लेना है। और मेन, अगर आप जीएसटी पे रजिस्टर्ड हैं और जब भी आप डेटर्स और क्रेडिटर्स का लेजर्स बनाएं, तो आपने ध्यान रखना है कि वहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड डिटेल भी फिल करना कंपलसरी है। उनका एड्रेस प्रॉपर तरीके से फिल करना, आपने स्टेट सेलेक्ट करना है और पिन सेलेक्ट करना है। अगर आप ई वे बिल जनरेट करते हैं तो पिन नंबर भी कंपलसरी होता है ई वे बिल के लिए। और उसका टाइप, कि वो जो सप्लायर है यानी कि वो जो क्रेडिटर है या जो वो डेटर्स है आपका, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका टाइप क्या है। वहां पे आपको टाइप दिखाता है कि वो रेगुलर डीलर होगा या कंपोजिशन डीलर होगा या अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर होगा। तो प्रॉपर तरीके से आपने उसका टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आप रेगुलर एंड कंपोजिशन लेते हैं उस डेटर्स और क्रेडिटर का, तो आप ध्यान रखें उसका जीएसटीआर नंबर भी प्रॉपर तरीके से आपने फिल करना है। अगर यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी तो आपके वाउचर्स में यानी कि जीएसटी के रिपोर्ट्स में इसका इफेक्ट पड़ेगा और आपके वाउचर्स में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से आपकी जीएसटी को चार्ज नहीं करेगा। मे बी वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह ले रहा होगा आईजीएसटी, क्योंकि उसका स्टेट प्रॉपर नहीं है, उसका जीएसटीआर नंबर प्रॉपर नहीं है। तो आप एक जीएसटीआर नंबर, उसका टाइप और उसका स्टेट भी आप फिल करेंगे जब आप डेटर्स और क्रेडिटर का लेजर्स बनाएंगे। तो ये जीएसटी की डिटेल फिल करना कंपलसरी है। और अगर सीजीएसटी का बना रहे हैं तो अंडर सीजीएसटी ही सिलेक्ट करना है आपने। अगर एसजीएसटी का बना रहे हैं तो उसका टाइप एसजीएसटी टाइप करना सेलेक्ट करना है। और अगर आपने आईजीएसटी का बनाया तो आईजीएसटी का, उसमें परसेंटेज आप फिक्स मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऐसे परसेंटेज वाला आइटम हो कि 5% का आइटम भी आपके पास है और 18% वाला आइटम भी आपके पास है। तो आपने किसी भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी पे किसी भी लेजर्स पे इस तरीके का कोई भी टाइप सेलेक्ट नहीं करना है, परसेंटेज सेलेक्ट नहीं करना है। तो अगर जब भी आप लेजर्स को बनाएं तो उनका सबसे पहले ग्रुप को चेक करें और जो उनकी डिटेल है पूरी डिटेल को फिल करें। और जो भी उसका ओपनिंग बैलेंस है, अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ही डालें, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो नहीं डालें। ठीक है, जैसे मैंने माना सैलरी का ग्रुप बनाया, मुझे दिखाना है कि पिछली सैलरी का क्लोजिंग मेरा इतना था और मैंने नहीं डाला, तो मेरा जो सैलरी का अमाउंट है वो मैच नहीं होगा। इसलिए जिसका ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग में डालिए। ओपनिंग बैलेंस तभी डाला जाता है जब क्लोजिंग होता है। तो जिस लेजर्स का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसका आप पूरा का पूरा ओपनिंग बैलेंस लेंगे। अगर नहीं है तो जबरदस्ती आप अपने तरीके से उसको फिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है वाउचर एंट्री क्रिएशंस। तो वाउचर एंट्री में आप जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री है, वो चाहे रिसिप्ट की, वो चाहे पेमेंट की, वो चाहे सेल एंड परचेज की, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन्स किस वाउचर्स में जाना है। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि आपको वाउचर्स पढ़ना है। उसमें आपने देखा होगा हमने वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने सारे अकाउंटिंग वाउचर्स को डिफाइन किया गया है। अगर जिन लोगों को नहीं देखा या जिन लोगों की समझ में नहीं आया तो आप दोबारा जाके वहाँ पे सारे वाउचर्स देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन आपने किस वाउचर्स में करना है। और दूसरा आपका जो मिस्टेक्स होती है वो डेबिट और क्रेडिट में होती है। अब जब आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे माना कॉन्ट्रा एंट्री है कि मुझे कैश डिपॉजिट करना है या कैश विड्रॉल करना है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिए कि किसको क्रेडिट साइड लिखना है और किसको डेबिट साइड लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि जो विड्रॉल होता है हमारा, माना मैंने बैंक से कैश निकाला, तो उसमें डेबिट वो बैंक को करते हैं और क्रेडिट वो कैश को कर देते, तो ये रॉन्ग एंट्री है। इससे आपको क्या होगा, आपका कैश कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा, यानी कि आप दिखा रहे हो कि आपने डिपॉजिट कर दिया है। तो ऐसी कंडीशंस ना आए, इस तरीके की आप एरर्स ना करें। इसलिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा पार्ट डेबिट साइड आएगा और कौन सा पार्ट क्रेडिट साइड आएगा। और ऐसे सेम सेल और परचेज में है, अगर वो इनवॉइस फॉर्मेट पे है यानी कि स्टॉक आइटम आपने मेंटेन करना है तो उसको इनवॉइस फॉर्मेट पे सेलेक्ट करिए। उसको डेबिट क्रेडिट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर इनवॉइस नंबर डालिए
पार्टी अकाउंट का नेम डालिए, लेजर्स का टाइप डालिए और आइटम की पूरी डिटेल दीजिए, तब आप उस वाउचर को एक्सेप्ट करिए। और कभी-कभी क्या होता है कि आप लेजर्स बना के उसमें एंट्री कर देते हैं, तो ये भी रॉन्ग तरीका है, ये भी गलत तरीका है ट्रांजैक्शंस करने का। तो वाउचर सबसे पहले आपको, जब आप लेजर सही से क्रिएट कर लेंगे, फिर आपको समझना है कि आपने वाउचर्स में कोई गलती नहीं करना है। और हमेशा आप स्टॉक को अपडेट रखिए। आपके जो स्टॉक में टैली के अंदर जो आपका स्टॉक दिखा रहा है, वही आपके स्टोर में भी होना चाहिए। तो बीच-बीच में आप अपने सारे स्टॉक को क्या करिए, अपडेट करिए, ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि जो आपका स्टॉक है, आपके सिस्टम में जो इतना स्टॉक है, उतना ही स्टॉक आपके कहाँ पे स्टोर में है। इसीलिए हमने एक फिजिकल स्टॉक का हमने वाउचर्स बताया था कि जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि हमारे स्टोर में अब इतना स्टॉक है। तो आपकी टैली के अंदर कुछ स्टॉक दिखा रहा है और आपके स्टोर में कुछ और दिखा रहा है, तो ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, क्योंकि मिसमैच होगा आपका। इन्वेंट्री आपकी मैनेज नहीं होगी, आपका सिस्टम कुछ और दिखा रहा होगा और स्टोर कुछ और दिखा रहा होगा। तो ये एरर्स आपकी नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज करते हैं, सबसे मेन पार्ट हमारा रहता है सेल का और परचेज का, क्योंकि अगर हम क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमारे जो बिल्स होते हैं हमेशा पेंडिंग होते हैं। अब सारे बिल्स की पेंडिंग अमाउंट को मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ड्यू डेट मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे टैली के अंदर आपको एक फीचर्स मैंने आपको बताया था, बिल वाइज डिटेल। तो आप ऐसी गलती कभी ना करें कि अगर आपके यहाँ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल हो रही है, तो आप बिल वाइज डिटेल को अप्लाई ना करो, क्योंकि ये बिल वाइज डिटेल आपके हर बिल को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है, और जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा बिल आपका ओवरड्यू चला गया और कौन से बिल को आपने कब रिसीव करना है और कौन से बिल को आप कब पे करोगे। तो ये सारी डिटेल्स के लिए अगर आप क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपने हमेशा क्या करना है, बिल वाइज डिटेल को अप्लाई कर देना है। और जब भी आप टैली पे काम कर रहे हैं और जब भी आप घर को जा रहे हैं, शाम को जब आप काम खत्म करके कंपनी को शट कर रहे हैं, तो शट करने से पहले ये गलती कभी ना करें कि आप अपने डेटा का बैकअप ना लें। तो जाते समय आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आपने अपनी कंपनी के अंदर कंपनी का क्या लेना है, दूसरे ड्राइव के अंदर या पेन ड्राइव के अंदर, आज की डेट में आप मेल पे भी ले सकते हैं, तो आप सीधे सीधे बैकअप ले लेंगे, यानी कि डेटा सिक्योरिटी के लिए अपने डेटा को कहीं और भी क्या रखिए, सेफ रखिए। अगर कोई भी मिस्टेक्स होती, कोई भी उसमें एरर आती है, आगे चल के कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है टैली के अंदर, टैली करप्ट हो गया या कुछ किसी ने कोई चीज़ डिलीट कर दी है, तो आप डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बैकअप का नाम वो बहुत बाद में लेते हैं कि हमने अपना डेटा सेव नहीं किया था, हमारा ये डेटा में दिक्कत आ चुकी है, क्या वो रिकवर हो सकता है? अगर आपने बैकअप प्रॉपर तरीके से पहले से लिया होगा, तो आगे आपके फ्यूचर्स में कभी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। तो आप हमेशा जब भी कंपनी को शट करें, जाते टाइम, ये नहीं कि सुबह आते टाइम ही आपने बैकअप ले लिया, जाने से पहले आप हमेशा अपनी कंपनी का क्या लेंगे, बैकअप लेंगे। तो ये एक मिस्टेक्स हो सकती है, बैकअप ना लेना। फिर है रॉन्ग डेटा एंट्री। रॉन्ग डेटा एंट्री का मतलब है कि मैंने आपको बता ही दिया कि आपने डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, लेजर्स बनाए, उसको गलत ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरीके की आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, तो जैसे मैं आप बच्चों को बोलती हूँ सोल्ड या परचेज्ड। अब मैंने बोला सोल्ड गुड्स, तो सोल्ड गुड्स का मतलब है वो सेल पे आपने एंट्री कर देनी है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें हमने सोल्ड की हैं जो हमारे लिए इनकम का पार्ट है, तो बच्चे उसको भी सेल सेल बिल में एंट्री कर देते हैं। ऐसे सेम अकाउंटेंट भी क्या करते हैं, ये मिस्टेक कर देते हैं। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी है। तो सोल्ड देखना है तो उसके बाद देखें कि वो स्टॉक है या कुछ और चीज है। जैसे अगर मैं बोलूँ परचेज स्टेशनरी, तो सबका रिप्लाई आता है कि तो परचेज वाउचर्स पे जाएगा। नहीं, परचेज पे नहीं, वो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। जब तक उसमें जीएसटी नहीं है तब तक हम उसको पेमेंट पे डाल सकते हैं।
तो इस तरीके की आप डेटा एंट्री जब आप कर रहे हैं तो उसके लिए वाउचर सेलेक्ट करें और वाउचर अच्छे से सेलेक्ट करें, समझ के करें कि कौन सी एंट्री किस में करनी है। उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट कराएं। अगर आपने रॉन्ग डेटा एंट्री कर दी है तो आप देखिए रिपोर्ट भी रॉन्ग ही आएगी आपकी। आप बैलेंस शीट ओपन करेंगे सब उल्टा पुल्टा आएगा। आपने प्रॉफिट एंड लॉस को चेक किया, वहां पे भी जिस हिसाब से आपने डेटा एंट्री की होगी, ठीक है, तो बोला जाता है ना कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, तो सेम कंडीशन आएगी, जैसा आप अंदर डालोगे वैसे ही बाहर आएगा। वो कुछ नया करके या अपने तरीके से ठीक करके आपको टैली नहीं देगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी ट्रांजेक्शन्स पे। तो इस तरीके की रॉन्ग डेटा एंट्री भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। डेटा सेव्ड प्रोसेस का मतलब है डेटा कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि कंपनी आप कोई भी चीज क्रिएट करते हो, चाहे कंपनी हो चाहे लेजर्स हो, आप बनाते प्रॉपर तरीके से हैं या कोई फीचर्स हो, आप करते हो उसको पूरी तरीके से अप्लाई करते हैं और उसके बाद कंट्रोल ए ना करके उसको सेव ना करके यानी कि एक्सेप्ट ना करके स्केप की प्रेस कर देते हैं। तो आपने तो ट्रांजेक्शन्स पूरा कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, वाउचर को पूरा या एक्सेप्ट नहीं किया या किसी लेजर्स को पूरा एक्सेप्ट नहीं कराया और क्या प्रेस कर दिया, स्केप प्रेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, डेटा सेव नहीं हुआ और आप करते जा रहे हैं और स्केप करते जा रहे हैं। तो आप देखिए आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, बट आप कहोगे तो मैंने तो प्रॉपर तरीके से बनाया था। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। जब भी आप डेटा एंट्री कर रहे हैं, जो भी डेटा आपने किया, जिस भी वाउचर्स पे आप एंट्री कर रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आप सेव करिए। उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ ए। आज के वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल टॉपिक लाएंगे। और अब आप देखिए, जो ये वाला ऑप्शन बनाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हमारे यहाँ से भी बच्चे जॉब करने जाते हैं अकाउंट्स का कोर्स करने के बाद, तो उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इन चीजों पे आती है। तो ये चीजें अगर आप समझ जाओ कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक कब नहीं